नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच देश में एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हर दिन महंगाई की नई मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, तो कहीं यह कहा जा रहा है कि फिर से पाबंदियों की बातें चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई हालात इतने खराब हैं कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, या फिर से यह सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों तैयारी और बड़ी परीक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके मायने क्या हैं? इसके बाद लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की बातें कही जाने लगी। पेट्रोल डीजल संकट के बीच लॉकडाउन की अफवाह जोरों पर है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ना लॉकडाउन लगेगा, ना ईंधन की कमी होगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या लॉकडाउन का डर दिखाकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। पहले ही रिपोर्ट देखिए। तेल वाला लॉकडाउन, अफवाह या साजिश? क्या देश में लगेगा लॉकडाउन? या लॉकडाउन की खबरें सिर्फ अफवाह हैं? प्रधानमंत्री मोदी के तैयारी और बड़ी परीक्षा जैसे शब्दों को लॉकडाउन से क्यों जोड़ा गया? आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। बैकअप तैयार, लॉकडाउन की अफवाहों पर सरकार का वार। सरकार कह रही है न लॉकडाउन लगेगा, न ईंधन की कमी होगी। क्या लॉकडाउन का डर दिखाकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है? पेट्रोल, डीजल, रेशन और राफेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए। तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की चर्चा के बीच कोविड जैसे लॉकडाउन की वापसी की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और हालात को देखते हुए सरकार लॉकडाउन पर बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही खबरें महज अफवाह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें भ्रामक बताया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो जमाखोरी रोकें और ईंधन की सप्लाई को सुचारू बनाए रखें। I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together. लॉकडाउन की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, लॉकडाउन जैसी अफवाहें कौन फैला रहा है? प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। लोग पैनिक न करें, लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होगा। लॉकडाऊन लागणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं आहे। जे लोक अशा अफवा पसरवत आहेत त्या सगळ्या लोकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल। मी स्पष्टपणे सांगतो, अशा पद्धतीच्या खोटी माहिती। दरअसल ये भ्रम तब शुरू हुआ जब हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के तनाव और आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में तैयारी और बड़ी परीक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला और इसे 2020 के कोविड लॉकडाउन से जोड़ दिया। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। लॉकडाउन जैसा मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए कुछ नियमों में छूट और रियायत से जनता को लाभ मिल सकता है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर। प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। So in very clear terms, I want to reiterate, there is no situation like lockdown, no decision has been taken, it is not even under consideration. साफ है कि लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह है। इसी बीच तेल पर एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलने से आम आदमी को राहत मिली है, लेकिन क्या महंगाई कम होगी? क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर से जुड़ा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई से लेकर सफर तक सब कुछ पहले से महंगा कर रखा है। ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक हर जगह इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब युद्ध ने संकट जैसे हालात ला दिए हैं। ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कोई विचार हम नहीं कर रहे हैं। देखो, ये लोग कोई ऐसा तो है नहीं, इनका जो पुराना रिवाज और मिजाज है कि हर इस तरह के समस्या के समय, संकट के समय आप जो है वो सियासत करो। और संकट और समस्या के समय जो सियासत करने का जो कारण है वो एक ही कारण है कि उनको ये लगता है कि इस तरह के संकट आते हैं और कैसे जो है वो ये सरकार संवेदनशीलता के साथ उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ती है, तो ये उनको सूट नहीं करता। वैसे पूरे देश में एक अफवाह भी फैली है, लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी, कोरोना जैसी स्थिति। आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसकी वजह से पैनिक फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है और हम लगातार स्थिरता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया है, आधिकारिक तौर पे बयान दिया है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, कोरोना जैसी स्थिति का सामना हमको करना पड़ सकता है। इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? आज जो मीडिया के लोग जो लंबी लंबी लाइनें, कतारें और जो गैस के बुकिंग में जो देरी हो रही है, इसको कैसे लोग झुठला सकते हैं? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ प्रोफेसर महेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी। महेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ संजय छौकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ योगेंद्र कपूर जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। महेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सरकार ने यह तो कह दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है और लॉकडाउन को लेकर के चर्चा भी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं उसको कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? देखिए अभिषेक जी, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। अब सत्ता की बेरोजगारी जो है इस हद तक जो है इन लोगों की कहीं बढ़ा देगी कि ये हर आपदा में अपने अवसर को तलाशते रहेंगे और इस तरह के अफवाहों को जन्म देंगे जिससे देश में एक अनार्की फैले। और बाकायदा इसके लिए एक सिस्टम इजाद किया गया है बाहर विदेश में, जहां ये हाथ मिला के आते हैं, जहां बैठ के आते हैं, जहां गुपचुप
मंत्रणा करके आते हैं और अपने जो एलाई मित्र हैं उनको कहीं ये अंधेरे में रखते हैं। जो इंडिया गठबंधन के और लोग हैं उनसे वास्ता तो किसी और का होता नहीं है, लेकिन कांग्रेसी जो लोग हैं, जो देश विरोधी या वो सोरोस या अन्य लोग हैं, उनके साथ या चाइना के साथ गुपचुप तरीके से मीटिंग करके उनसे चंदा लेके और फिर अपनी राजनीति चमकाने का जो ये काम करते हैं लगातार, मैं समझता हूं ये कहीं उसी का नतीजा है कि देश में भंडार जो है तेल के उपयुक्त और पर्याप्त होने के बावजूद भी और लगातार संसद से लेकर और बाहर तक सरकारी अधिकारी से लेकर और मंत्री तक सबने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में जो है वो पर्याप्त भंडार है, किसी प्रकार का कोई तेल संकट नहीं है और किसी प्रकार से कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। अगर तेल संकट होता, कोई ऐसी चीज होती, कोई कटौती करने वाली बात होती, कोई ऐसा सिचुएशन फर्स्ट फेज का आ गया होता कि भाई हमने तय कर दिया कि भाई ये राशनिंग होगी, या हमने रेट बढ़ा दिया होता, या हमने कहीं ऐसा कुछ कहा होता। आज तो सरकार जो है एक्साइज रेट को भी रिड्यूस किया है ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है, लेकिन सवाल यह है जो वीडियोस ऐसे आ रहे में अफवाह, ये संजय राउत जैसे लोग या तमाम ऐसे लोग, ये मतलब अज्ञानतावश इनको मालूम नहीं है कि ये एक पूरा जो चक्र चलाया जा रहा है। अज्ञानतावश ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से कई जगह पेट्रोल पंप पर यह लिख दिया गया है कि अब हमारे पास स्टॉक नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ये क्या है? ये तो सच है, इसको तो आप नहीं झुठला सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो लिखते हैं, ऐसे लोग जो करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। अभी तक आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक दिल्ली की खबर में मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे लगभग 500 से ज्यादा सिलेंडर कोई एक सिंगल है, उसकी एजेंसी है, उसको पकड़ी गई है, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है दिल्ली पुलिस का। इसी प्रकार से जो इस तरह के जमाखोरी या कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन काश यही चीज जो है कांग्रेस रूलिंग स्टेट में भी अगर दिखाई देता, सुनाई देता, तो कहीं लगता कि ये कहीं जनता के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये आपदा में औशर बटोरने वाले लोग जो हैं, कम से कम इस तरह के काम तो ना करें जो कोरोना में कर रहे थे। कोरोना में इसी तरह का अफवाह था कि वैक्सीन जो है वो काफ को मार के बनाया गया, सुअर को मार के बनाया गया, प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन लिया वो पानी वाला लिया, जो और लेगा वो मरेगा। आप देखिए कि जिस प्रकार से उस समय भी क्या कहा गया। ठीक है संजय जी, अब देखिए जिस तरीके से महेश की वजह से लोगों के, ठीक है महेश जी, आता हूं फिर से। संजय जी, अब जिस तरीके से महेश जी को भी आपने सुना होगा और सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन को लेकर के कोई चर्चा नहीं है, लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है, बावजूद इसके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नैरेटिव विपक्ष का देखने को मिल रहा है कि स्थिति बहुत भयावह है, लॉकडाउन लगने वाला है। इवन ममता बनर्जी जो कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी हैं, वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी तो लॉकडाउन लगा के ही मानेंगे। देखिए अभिषेक जी, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना और आप उनसे सवाल कर रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका एक ही बात है बीजेपी के नेताओं से, अगर इनसे कोई सवाल करते हैं, अगर कोई सामने पैनिक की स्थिति सामने दिख रही है, आप दिखा रहे हैं भीड़ कैसे है, पेट्रोल पंप पे क्या हालात है, गैस एजेंसी के क्या हालात है, और उसके बावजूद ये विपक्ष पे ही आरोप लगाते हैं। आप इनको अपना जवाब देना चाहिए। सरकार में ये लोग हैं, विपक्ष का कोई रोल नहीं है इसमें। आप जो हालात देश के सामने है वो आप ही के चैनल दिखा रहे हैं। आप इसमें कांग्रेस, बीजेपी, मतलब हमारी पार्टी के लोग, कोई ऐसा इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। दूसरी बात, जो बात अगर पैनिक भी इन्हीं की वजह से क्रिएट हो रहा है, और जो लॉकडाउन के हालात है जो जिस तरीके से देश में बन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की भाषण देखिए, वो किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया लोकसभा और राज्यसभा में। तो इनके नेता ही सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, बजाय वो कंट्रोल करने के बजाय। आप देखिए 26 दिन हो गए हैं, आप हमारे देश की तो कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, कोई ऐसे हालात नहीं थे कि ईरान ने पहले दिन बोल दिया था कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, हम उसकी कोई टैक्स नहीं रोकेंगे। उसके बावजूद भी आप देखिए देश में हालात क्या है। अभी महेश जी खुद ही बोल रहे थे कि ये इनका फेलियर है, ये विपक्ष का रोल नहीं है कि अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, अगर कोई एक आदमी 500 सिलेंडर ले रहा है तो उसमें प्रशासन का, सरकार का रोल है, उसमें विपक्ष का क्या रोल है। आप इनको शर्म नहीं आती? आप बार बार अगर जवाब दे इनकी बनती है। आज अगर मार्केट में सिलेंडर लेने, संजय जी एक चीज पे तो भरोसा करेंगे,
ज्यादा एक का चीज सिलेंडर पे देता है। संजय जी, अभिषेक एक चीज पे कम से कम इस पे तो भरोसा किया जाना चाहिए कि सरकार अगर ये कह रही है कि हमारे पास 60 दिन का स्टॉक अभी है, 74 दिन का हमारा लिमिट होता है और 60 दिन का स्टॉक अभी हमारे पास है, तो पैनिक वाली सिचुएशन है ही नहीं। लेकिन लोग जिस तरीके से पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पे, वो तो सोचने वाली बात है कि लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होगी अगर सरकार कह रही है तो क्या सरकार पे भरोसा नहीं? ये काम भी सरकार का है, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना। इसका मतलब लोगों को सरकार की बातों पे भरोसा नहीं है। आप अपनी जो इनकी बातों पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। या तो प्रशासन की गलती है, आप वहां पे डीसी होता है, एसडीएम होता है। एक जिले में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 गैस एजेंसीज होती है, पेट्रोल पंप 40-50 होते हैं। क्या सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या ये सारी चीजें हो सकती है? लेकिन मुझे लगता है ये सरकार जिस तरीके से दिखावा कर रही है। आप अब एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं, अभी महेश जी बोल रहे थे, अरे एक्साइज ड्यूटी कम करी है लेकिन आम आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। कोई डीजल पेट्रोल का रेट कोई कम नहीं हुआ, उसी तरीके से भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है। गैस सिलेंडर लेने जाए तो वहां पे 2-3 हजार प्रीमियम में देके सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो ये बहुत बुरे हालात है, ये पैनिक के हालात। देखिए, ये पैनिक की स्थिति में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है विपक्ष के भी कुछ नेताओं का है इसमें। ममता बनर्जी का बयान, एक कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम, वो कर रहा है। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ टीएमसी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार संजय जी, थोड़ा सा विलंब से आप जुड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है उसमें ममता बनर्जी का भी एक अहम रोल है, क्योंकि वो कह रही हैं कि हर हाल में नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लगा के मानेंगे, जबकि सरकार साफ कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। सबसे पहले तो रामनवमी की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और दूसरी बात ये आती है कि ये हालात और ये सिचुएशन पैदा क्यों हुई। आज पेट्रोल पंप पे आप देखिए हजारों की भीड़ है, गैस एजेंसीज में जो है लाइनें लगी हुई है, और मतलब जो है प्रधानमंत्री जो हर दूसरे साल में जो है ये कोशिश करते हैं कि लोग लाइनों पे लग जाए, और जो है बहुत सारी लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों से पीछे हट जाए। आज कई मुद्दे देश के अंदर थे, वो मुद्दे जो है गायब हो गए, अब लोग लाइनों में लगे हैं, वही परेशान है। और सबसे बड़ा मुद्दा था जो है एब्सेंट फाइल का मुद्दा था, वो जो है मुद्दा ही खत्म हो गया पूरी तरीके से। और इसलिए जो है, और ये प्रधानमंत्री आज आप कह रहे हैं कि विपक्ष का जो है रोल है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए मोदी जी ने संसद के अंदर खड़े होकर के ये बात क्यों कही, क्यों जो है लोगों के अंदर भय पैदा किया कि देश की स्थिति इस समय बहुत भयानक है। और इस तरीके से बातें एक प्रधानमंत्री जब खुद कहता है, लोगों के अंदर डर पैदा करता है, तो क्या किसी मुख्यमंत्री ने अगर ये बात बाहर मंच में कही है तो क्या गलत कही है? मोदी जी की बात तो रिपीट किया है ना। तो मोदी जी ने ये कहाँ कहा था कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं? क्या होता है? नहीं, मोदी जी ने ये कहाँ कहा था कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं? मतलब क्या नहीं, भयानक स्थिति का मतलब क्या होता है? भयानक स्थिति का मतलब ये होता है कि आप जो है घर पे रहिए, आपका जो है अब इस तरीके का एक माहौल तैयार। तो लोग घरों में है कहाँ? बात मान लिए होते, घर में होते कम से कम, वो भी तो नहीं है। घर में होंगे सर, हर आदमी परेशान है। मैं खुद आज 2 घंटे लाइन पे लगा रहा तेल भरवाने के लिए गाड़ी में, 2 घंटे से ज्यादा लग गया मुझको अपने गाड़ी में तेल भरवाने। तो आप मोदी जी के बयान की डर की वजह से लाइन में लगे, या ममता बनर्जी ने जो कहा उस बयान की डर? मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो मैं क्या करता? ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मुझे भी निकलना था, तो मैं वही गाड़ी पेट्रोल, मुझे क्या पता था कि वहाँ तेल लाइन लगे। सुन रहे थे आप सोशल मीडिया में देख। ठीक है संजय जी, मीडिया में तो दिखाते नहीं है। आते हैं फिर से आपके पास, कपिश भाई आपके पास भी आते हैं, योगेंद्र जी के पास भी चलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ लॉकडाउन, नोटबंदी और वोटबंदी कर सकती है, मैं लड़ती रहूंगी। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है, सुनिए। मुझे लगता है ममता बनर्जी जी मॉरली डाउन है, इमोशनली डाउन है, और मतदाताओं के बीच में उनकी इमेज भी डाउन है, और मेल्ट डाउन उनका शुरू हो गया है, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। क्योंकि उल्टी गिनती जब शुरू हो जाती है तब ऐसे भ्रमित करने वाले बयान नेता देने शुरू करते हैं जो ममता जी दे रही हैं।
कट मनी वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, भ्रष्ट मंत्रियों वाली सरकार और जिसके 12 मंत्री और विधायक जेल चले गए हों, ऐसी एकमात्र सरकार ममता बनर्जी की है, जहां सैकड़ों करोड़ रुपया कैश नकद इकट्ठा मिला हो, जहां पर पॉन्जी स्कीम चलाकर जनता को लूटने का काम किया हो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की पेंटिंग वो पॉन्जी स्कीम वाले करोड़ों रुपए में खरीदते हो। ममता बनर्जी डर गई है, जिसके कारण कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया। मैं तो दूसरा कोई नीति मैं देख ही नहीं रहा हूँ। एक ही नीति उनका है जो उनको हारना नहीं है, और इसी के कारण वो बार बार लगातार बोला है लॉकडाउन होने से अच्छा होगा, मैं हारूंगा नहीं। यही बात है और कुछ नहीं। बंगाल में जिस तरह से चुनाव से पहले हिंसा शुरू हो गई, इसको लेकर तो ये तो हो गए, खास करके कलकत्ता, साउथ बंगाल में बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है। और ऐसा ही नीति है उन लोगों का, वामफ्रंट का नीति अपना के सेम राजनीति कर रहे हैं जैसे वामफ्रंट कर रहा था। तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से लगातार अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ममता बनर्जी के बयान पर। कपीश भाई, आपके पास आते हैं और समझना ये चाहेंगे कि जब सरकार ये खुलकर कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है, बावजूद इसके अगर विपक्ष के नेताओं के बयान इस तरीके से आएंगे तो पैनिक तो होगा ही। कि सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार के बयानात जो है वो कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हरदीप पुरी साहब कहते हैं कि हमारे पास 76 दिन का है। आपको याद होगा, हमारे पास जो है वो 76 दिन का तेल और गैस, ये सारी चीजें मौजूद। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वो कहते हैं साहब कोरोना जैसी स्थिति से हम गुजरे हैं, उसी भावना की जरूरत है और वो सिचुएशन से हमने जिस तरह से पार पाया था, इस सिचुएशन से भी पार पा जाएंगे। आपने खुद कोरोना से तुलना की है और इसका निर्वचन मोदी जी को स्वयं आके करना चाहिए। मन की बात करते हैं, एक बार और भी जन की बात कर लेते कि भाई हमने जब कहा था उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये है। जी पे तो पूरा देश विश्वास करता है, पूरा विश्व तो विश्व गुरु है। अगर वो इस बार भी कहेंगे कि भाई थाली ताली नहीं बजाना, आपकी बात गैस का सिलेंडर बजाना है, पूरी देश की जनता गैस का सिलेंडर बजाएगी। आप यकीन मानिए, उनका प्रभुत्व है तो उनको लोग ज्यादा मानते। ये अफवाह जो फैलाई है वो मोदी जी की वजह से मोदी जी ने फैलाई है। और दूसरी बात, और ये सरकार की तरफ से बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं करेंगे लोग। देखिए, बहुत सीधी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर खड़े होकर के जो बात कह रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर प्रेस वार्ता में कह रहा है तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कब कहा? संसद के पूरे भाषण को मैंने भी सुना कपीश भाई, कहां ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं? तो ये कौन कह रहा है कि लॉकडाउन किसी ने कहा? लेकिन उन्होंने कहा कि आप उसी स्थिति के लिए तैयार रहिए, उन्हीं भावनाओं के साथ। अब जैसे आपको बता दें, एक राजा ने कहा कोई भी आदमी हमारे हाथी के मरने की समाचार नहीं देगा। तो उनका मंत्री जब देखा कि हाथी मर गया तो उसने कहा कि साहब हाथी हिलडुल नहीं रहा है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, उसकी धड़कन बंद हो गई है। तो उन्होंने कहा क्या इसके मतलब हाथी मर गया है? कहे साहब हुजूर आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये तो वही ऐसी स्थिति है, हाथी मर गया है, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और थोपा जा रहा है हम लोगों के सर पे। आप मुझे बताइए, एलपीजी के भंडारण की 2 ही जगह व्यवस्था है, एक विशाखापट्टनम में, एक मैंगलोर में, और दोनों की मिलाके 2.8 मिलियन टन ही है। ये 1.5 दिन का हमारे पास रिजर्व है, आप कहेंगे 76 दिन, तो कैसे कोई मान लेगा? अरे कपीश भाई, तो वो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब 60 दिन का रिजर्व है, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एलपीजी पे नहीं है, ये सरकार कह दे हम मान लेंगे। एलपीजी पे नहीं है, क्रूड ऑयल पे है, क्योंकि जो एलपीजी है उसको भूगर्भ में ही रखा जा सकता है। उसका वो भारत के पास केवल 2.8 मिलियन टन के लिए ही है, और भारत लगभग जो है 2.2 मिलियन टन रोज। इसको थोड़ा सा योगेंद्र जी से भी समझते हैं। योगेंद्र जी, कपीश भाई की बात से आप कितना सहमत हैं कि अगर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है, लेकिन अगर विपक्ष ये कह रहा है कि स्टॉक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, इसको किस तरीके से देखा जाए? और आज जो टैक्सेस हटाए गए हैं उसका कितना बेनिफिट मिलता दिख रहा है लोगों को?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का जो काम है वो है गवर्नेंस, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर कहीं पे भी, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, कहीं पे भी एक और स्पेकुलेशन वाली अगर कोई इंफॉर्मेशन या न्यूज आती है तो उसको भी मैनेज और कंट्रोल करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का ही है। और हमें ये समझना है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि उनके पास एडिक्वेट स्टॉक है, तो वो चीज जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो विजिबल होना भी जरूरी है। और उसमें ये चीज जरूरी है कि मिसमैच जो है वो ना दिखाई दे। मिसमैच का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहती है अगर उनके पास एडिक्वेट स्टॉक्स हैं तो फिर कहीं पे भी जो है लाइनें नहीं लगनी चाहिए। अगर लाइनें लग रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेल फंक्शनिंग जो है हो रही है सिस्टम में, जिसके ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग में कई लोग जो है उसके अंदर जरूर इन्वॉल्व हों। तो उसका भी काम जो है वो एनफोर्समेंट का जो मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट का ही है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम जो सिचुएशन है वो ये है कि सभी को, चाहे सेंटर है, चाहे स्टेट है, चाहे एक कॉमन आदमी है, उन सबको जो है एक इस तरीके से साथ में चलना है कि एज अ टीम इंडिया, जिसमें हम ये देखें कि कहीं पे भी एक ना तो गवर्नमेंट को जो है कहीं पे एडमिनिस्ट्रेट करने में जो है दिक्कत आए, और ना लोगों के बीच में जो है ये सिचुएशन प्रिवेल हो कि उनको जो है एक इलीगल होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग का जो खामियाजा है वो एक कॉमन आदमी को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी में जो कट हुआ है उसका हमें ये समझना है कि ये जो समय है जिसमें हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस नजर आ रही हैं, और गवर्नमेंट अपने एंड पे जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स है वो कर रही है कि उनकी सप्लाई जो है वो एक कंटिन्यूअस एक फ्लो जो है वो रहे। तो ऐसे में, और जो पीछे भी अंदेशा जो नजर आ रहा है कि जो ऑयल की कॉस्ट जो है अगर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से, तो एक्साइज ड्यूटी का जो कट है, मेरा ये मानना है कि वो इस टाइम मिटिगेट करने के लिए है कि जो ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है वो उसको जो है गवर्नमेंट जो है कवर अप कर रही है, और उसका जो मैं ये कहूंगा कि तो बेसिकली आप ये मानते हैं योगेंद्र जी कि अगर ये कट किए गए हैं प्राइसेस, तो इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलने जा रहा है? देखिए, इस टाइम सिचुएशन ये है कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो आप ये समझिए कि इसका जो खामियाजा है या नुकसान जो है वो एक कॉमन आदमी के ऊपर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अगर एक्साइज ड्यूटी कट कर रही है तो वो अपना ही जो रेवेन्यू के सोर्स है उसको कम कर रही है, और वो ये जानते हुए कर रही है कि उनके पास इतना फिस्कल डिसिप्लिन है कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट तो जरूर रखते हैं। इसका बेनिफिट जनता तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, हर हाल में पहुंचेगा। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर इस टाइम कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही हैं तो वो इसी अंदेशे से नहीं बढ़ाई जा रही है कि वो गवर्नमेंट मानते चलती है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है जिसमें चीज जो है ये मैनेज हो जाएगी, और ये टाइम जो है ये प्राइसेस कम करने का नहीं है। अगर प्राइसेस स्टेबल भी रहती है एक कॉमन आदमी के ऊपर तो मेरे हिसाब से वो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है महेश जी, अब देखिए जिस तरीके से कपीश भाई ने भी कहा और योगेंद्र जी ने भी कहा कि खास करके कपीश भाई ने जो कहा कि अगर आपके पास सब कुछ है और 1-2 दिन का नहीं, अगर पूरे 2 महीने का यानी 60 दिन का आपके पास है, तो वो चीजें धरातल पर दिखनी चाहिए, और धरातल पर वो चीजें नहीं दिख रही हैं। लाइनें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक लाइन लग करके लोग पेट्रोल ले रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन 15 दिन का वेट करना पड़ रहा है लोगों को। महेश जी, शायद आप म्यूट हैं। देखिए, ये किसी से बात छुपी नहीं है कि जिस तरह से विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और जिस प्रकार से गल्फ कंट्री जो पूरे वर्ल्ड को लगभग 50% के आसपास पेट्रोलियम और तेल जो जैसे चीजों को उनकी जरूरत पूरी होती है, और जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज 30 महीने हो गए इजराइल कन्फ्लिक्ट जो है ईरान के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, हमास के साथ। उस परिस्थिति में आप ये देख लीजिए कि हमने रूस से तेल लेते हुए भी इन लोगों ने जिस तरह से छाती पीटना शुरू किया था कि भाई रूस से तेल लेने का मतलब क्या होता है, कि भाई रूस के तेल लिया और इन्होंने अमेरिका में बिजनेस को जो है खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि सरकार ने जिस प्रकार से एक विजन था प्रधानमंत्री जी का कि देश में कभी भी इस तरह की कोई परिस्थिति का निर्माण ना हो कि लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़े,
विश्व में आज सब जगह रेट बढ़ा गया, 3 गुना 4 गुना। पाकिस्तान पड़ोसी देखिए, 350 400 रुपए पे भी पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। और पता नहीं ये संजय चक्रवर्ती कहाँ है, आज तो मैंने भी तेल भरवाया, टंकी फुल कराई, लेकिन कोई ऐसी मुझे चीज दिखाई नहीं दी। तो ये महेश जी, जो तस्वीर आप देखिए, आपके बगल में तस्वीर भी चल रही होगी, उस तस्वीर को तो आप कम से कम देखिएगा, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये अफवाहों का बाजार जो गर्म करके और इस तरह की जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण होता है, लगातार सरकार जो है इसको काउंटर भी कर रही है, इस ऐसे अफवाहों को, ऐसी चीजों को, जिससे कि लोग जो है किसी परेशानी में ना फंसे। और ये चीज तो आपको मान के चलना पड़ेगा। अब अगर कोई चीज आप याद करिए कि 1991 से 1998 142 एक हफ्ते के अंदर 142% रेट बढ़ाया गया था। दोबारा से जब इराक का, लेकिन अभी हिस्ट्री देखने का समय नहीं है ना, अभी इस वक्त हिस्ट्री देखने का समय नहीं है। देखिए उसके मुकाबले, सुनिए अभिषेक जी, अगर कहीं तुलना हम करेंगे तो गवर्नेंस का मतलब क्या है, जो जोगेंद्र जी ने कहा, गवर्नेंस यही है कि आप चिंता करें अपने लोगों को, और बहुत चतुराई के साथ। देश में जो ये आपदा है, ये संकट है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। ऐसे आपदा में ये जो काम कर रहे हैं, जो अफवाह फैला के और देशद्रोहियों के तरह जो इनका आचरण कहीं दिखाई दे रहा है, सवाल ये कि इससे इनको क्या मिलेगा? इसमें मतलब देशद्रोही जैसा आचरण कैसे हो गया? नहीं महेश जी, मतलब कम से कम देशद्रोही शब्द समझिए कितना भारी भरकम शब्द है। सर मैं अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि संसद में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर बोल रहे हैं, हर रोज ज्वाइंट सेक्रेटरी आके, अभी आप सुजाता जी को दिखा रहे हैं, इसके बाद भी अगर लोग ये कहें, संजय राउत आके ये कहें कि भाई जो है संजय छौकर जी, संजय जी उसके बाद फिर मैं आता हूं कपिश भाई। नहीं अभिषेक जी, लॉकडाउन लगाने की जो है बात और बयान का मतलब क्या है, पहले ये बता दीजिए। किसने कहा और कैसे लॉकडाउन लगेगा, क्यों लगेगा, कारण बताएं। कोरोना में टीम इंडिया की बात करना कि कोरोना की तरह हमने जैसे कोरोना के एक चीज मैं आपको बताता हूं महेश जी, देखिए रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीजों को लेकर के होता है। आप अगर आज से 2 दिन पहले की तस्वीर श्रीलंका की देख लें, श्रीलंका में, फिलीपींस में अभी क्या स्थिति है, तो लोग सोशल मीडिया पे वहां की तस्वीरें भी आ रही हैं, लोग उन चीजों को देख करके 10 सेकंड के लिए रुकिए, 10 सेकंड। कमर्शियल जब शुरुआत हुआ तो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। हाँ, अब कमर्शियल सिलेंडर खुल गए, हाँ, आज खोल दिए गए। तो यही चीजें हैं। अगर आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है। नहीं, ये लॉकडाउन का संकेत है। बिल्कुल नहीं, तो यही मैं कह रहा हूं, सरकार पे थोड़ा सा भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है संजय छौकर जी, तो उसको देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? ठीक है संजय छौकर जी, आप देखिए अभिषेक जी किस तरह की भाषा है, इनको यही नहीं पता कि देशद्रोही क्या होता है, क्या धारा लगती है, देशद्रोही बोला किसको जाता है। आप अगर इनसे सवाल करते हैं तो दूसरों को देशद्रोही की बात करने लग जाते हैं। तो आप पूरा देश देख रहा है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि अगर कुछ भी है, अगर सोशल मीडिया पे कुछ गलत अफवाहें चल रही है, आप लंबी लंबी कतारें लगी है, आप अगर गैस सिलेंडर टाइमली नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की है। आप सरकार को ये सारी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो कांग्रेस के नेता जाके वहां पे लाइन लगा रहे हैं। तो ये सारी, जैसे जो इनकी बीजेपी के नेता कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं या दूसरे दलों पे, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो बीजेपी के नेताओं की है, अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनता का भरोसा बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के प्रशासन से उठ गया। इसलिए जब ये बोल रहे हैं कि सारी चीजें अवेलेबल हैं, अरे अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है तो क्यों लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्यों देश के लोगों में डर पैदा हो गया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये आपके नेता ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा से इस तरह की लोगों ने अंदाजा लगाया, किसी विपक्ष के नेता ने इस तरह की बात नहीं करी है। तो ये सारी जिम्मेवारी इनकी बनती है। संजय जी अब देखिए, 3 आधिकारिक लोगों को तो कम से कम मानना होगा, बाकी नेताओं के बयान को आप साइड रख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना है, ठीक है, कहीं भी लॉकडाउन का जिक्र नहीं था। हाँ, कोविड जैसे स्थिति में हमने जिस तरीके से निपटा वैसे हमें निपटना है। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री का यह बयान कि हमारे पास अभी स्टॉक है, और जो पेट्रोलियम मंत्रालय का बोलना ही गलत था। मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, पेट्रोलियम मंत्रालय का जो बयान है सुजाता जी की तरफ से, जो क्लियर स्टेटमेंट है कि नो लॉकडाउन। अब अगर हम आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस
देश के प्रधानमंत्री और देश के पेट्रोलियम मंत्री पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करें? और विपक्ष में अगर एक मजबूत नेत्री ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं साफ तौर पे कि हां लॉकडाउन लगेगा, तो इसका क्या मतलब है? जिम्मेदारी हर किसी को अपनी निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था कि हमें टीम इंडिया बनना है। देखिए, पहली बात तो आप अभिषेक जी देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बयान दिया है तो उस पे लोगों को भरोसा होना चाहिए। सारी लाइनें खत्म हो जानी चाहिए, आपको रेगुलर गैस के सिलेंडर मिलने चाहिए। तो इसका मतलब लोगों पे भरोसा खो दिया सरकार ने। और दूसरी बात, अगर जो ये कर रहे हैं आप, ये ठीक है, वहां चुनाव है वेस्ट बंगाल में, ये बीजेपी के नेता, मैं अभी देख रहा अनुराग जी की बात सुन रहा था कि वहां तो हारेंगी। इनको पेट्रोल देश की जनता की दिक्कतों से वो नहीं है, इनको तो वेस्ट बंगाल में कैसे ममता बनर्जी हारे उससे मतलब है। अरे आप तो पिछली बार भी बोल रहे थे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, वो तो हार रही है। चलिए, वो तो 4 मई को पता चल ही जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है कपीश भाई, अब बोलिए। ठीक है संजय जी। कपीश भाई, देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये आपको कह रहे हैं कि जब आप ये कहेंगे कि 21 दिन के बाद हम 25 दिन के बाद गैस देंगे, फिर 25 दिन के बाद आप कह देंगे कि 35 दिन के बाद हम गैस देंगे और बुकिंग करेंगे, और उसके बाद कितने दिन बाद आपके पास गैस सिलेंडर आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस बड़ी है, उसके मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास जो काला बाजारी लोग कर रहे हैं उनको जेल भेजो। जो आपको लगता है कि कोई विपक्ष का नेता है, दोषद्रोही है अगर, तो उसको बैठा के आप पूछ क्यों रहे हो? उसको जेल भेजो। भाई बीएनएस की धारा में माकूल धाराएं बनी हुई हैं, उनमें सजा देने से तो ये तो हास्यास्पद स्थिति है। खैर, जाकी रही भावना जैसी प्रभुरत जैसी चिंता ऐसी। एक बात मैं कहूंगा, योगेंद्र कपूर भाई ने मैं ज्यादातर बातों से सहमत, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो 10% एक्साइज ड्यूटी आज कम की है, सरकार को अगर आप बधाई दें तो हम भी बधाई देंगे। लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं, सरकार ने इसमें भी आपदा के समय में भी उन्होंने अपने मित्रों का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि जो दाम बढ़ रहे हैं वो उनके ऊपर नहीं गिरेंगे। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की है, तेल की कीमत बढ़ जाएगी, भले एक्साइज ड्यूटी घटेगी तो हमको मिलेगा उतने ही पे, तो देश को चोट पड़ेगी लेकिन आदरणीय मित्रों को नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो कपीश भाई, पूरे विपक्ष के नेता नहीं तो फिर विपक्ष के नेता ये मांग क्यों कर रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी कम की जाए? विपक्ष के नेता लगातार मांग कर रहे थे, मतलब हट गया तो भी दिक्कत, नहीं हट रहा था तो भी दिक्कत। पूरी बात हमारी आ जाने दें, आपको सबका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे पेशे से ही हूं कि तथ्य के साथ ही बात पेश करता हूं और मेरिट की डिबेट कर रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो 10% घटाया है वो अपने माननीय मित्रों के लिए, पूछिए क्यों? अब कारण ये है कि जब आपको $45 पर बैरल मिल रहा था तो भी तेल का रेट 90 से ऊपर था, डीजल का रेट 90 से ऊपर था, एक्साइज ड्यूटी भी आप ले रहे थे, यानी कितनी तरीके से आप हमारे देश के नागरिकों को निचोड़ रहे थे। अब क्या है नहीं, कि अब एक चीज इसमें अच्छी लगती है कि मतलब और हास्यास्पद भी लगती है कि महेश जी लेकर के चीन और पाकिस्तान चले गए, आप खींच करके अडानी अंबानी पे लेकर के आ गए, यही स्थिति बनी है। आम जनता जाए तेल लेने और लाइन में लगी रहे। मतलब पूरी बात मैं यही समझना चाह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग विपक्ष फिर क्यों कम कर रहा था? लगातार ये मांग की जा रही थी या नहीं? थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब $35 $45 था तब भी आपका तेल इसी रेट पे था और 10% एक्साइज ड्यूटी थी। उस समय आपने देश की जनता को पूरा निचोड़ा है। आज अगर डबल हो गया या $100 प्रति बैरल या 140 तक पहुंच गया, 140 पहुंच गया, बावजूद इसके जब यूपीए की गवर्नमेंट थी $145 पहुंचा था। उस समय भी तेल आपको 70 रुपए, 72 रुपए, 68 रुपए मिल रहा था। और आपके ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, आज आप कह नहीं सकते हैं, आप अपने माननीय मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी ठीक है सर। संजय चक्रवर्ती जी, क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री, ठीक है सर, क्या टीएमसी को, ममता बनर्जी को देश के प्रधानमंत्री, देश के पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय भरोसा नहीं है तीनों पे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं बड़ा फैक्ट बात कर रहा हूँ। अगर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो आज ही पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, जनता को फायदा होना चाहिए था। जनता को फायदा क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो सर बोल रहे थे कि वो अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने, कंपनियों को फायदा हुआ है।
कंपनियों को फायदा होगा। अगर कम होता एक्साइज ड्यूटी से, अगर जनता को फायदा होता तो आज की डेट में, आज जब मैंने पेट्रोल भराया तो मैंने वही पुराने रेट पे भरवाया जिस रेट पे हमको पहले मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से केवल और केवल इनके मित्रों को फायदा हुआ। इन्होंने आपदा में भी जो है इन्होंने अवसर ढूंढ लिया है कि कैसे किस मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए। पहली बात। दूसरी बात नहीं तो ये लगातार मांग क्यों की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि इसे कम किया जाए? मैं यही जानना चाहता हूं। संसद तक में बयान दिया गया है, विपक्ष के नेताओं ने संसद तक में बयान दिया है कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। कहा कि दाम कम होने चाहिए पेट्रोल और दाम कम होने चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम होने चाहिए के बारे में किसी ने नहीं कहा। अच्छा, कंपनियां तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। 13,000 15,000 कंपनियां तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। उन पे एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करनी चाहिए थी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना होना चाहिए था, जिससे कि महंगाई के दर ना बढ़े। आप जैसे आप बता रहे हैं, जैसे कि अभी बड़ी अच्छी बात कहेगी, पहले क्या होता था, रात को बुक कराते थे, हमारे घर के सामने सुबह गैस सिलेंडर आके खड़ा होता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे 25 दिन बढ़ाया, आएगा कब ये पता नहीं, अब फिर 35 दिन बढ़ाया। भी आपके पास गैस का इतना बड़ा भंडार मौजूद है तो ये 25 दिन 35 दिन उसके बाद आएगा कब, इसके बारे में क्यों आपके पास कोई जानकारी नहीं है? कब बताएंगे कि हाँ इस दिन गैस पहुंच जाएगा? आज लोग गैस के चूल्हे जो है लकड़ी के चूल्हे पे क्यों उतर है? अब धीमे धीमे अगर इस तरीके से ये स्थितियां गंभीर होती चली जाएगी तो ये लॉकडाउन जैसी स्थिति तो पैदा कर ही रहे हैं और अपनी तरफ से। और प्रधानमंत्री को अपना कम से कम जब भाषण देते समय कम से कम इसको ध्यान रखना चाहिए। अब जब वहां जाकर के इसराइल में जाकर के कहा इंडिया मदरलैंड और इसराइल फादरलैंड, ऐसे तरह की बातें क्या आप बोल करके। योगेंद्र कपूर जी, क्या जो एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना ही है कि लोगों को इससे राहत मिले ना मिले, कंपनियों को मुनाफा होता रहे, कंपनियों को कोई नुकसान ना हो? इसका अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझा दें आप। मैं इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि ऑयल कंपनीज जो हैं वो ऑयल के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और एंगेज्ड हैं। और कोई भी बिजनेस जो है अगर उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स घटती है बिकॉज ऑफ जो लैंडिंग कॉस्ट है और इंपोर्ट कॉस्ट है, अगर वो बढ़ रही है आपकी, तो आप उनको जो है ब्लीड करते हुए नहीं देख सकते। तो मेरा ये मानना है कि इसको अगर हम उस पर्सपेक्टिव में ना देखें कि वो कोई बहुत हेवी प्रॉफिट्स के अंदर ऑलरेडी जनरेट करके ऑपरेट कर रही थी, तो ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये वो सिचुएशन भी है कि अगर हम ये हेल्प उनको नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो वो जो है ब्लीड करेंगे और वो जो है उनको आप जो है एक तरीके से मजबूर करेंगे कि ऑयल के बिजनेस से ही बाहर चले जाए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जहां पॉसिबल हो उसका बेनिफिट जो है वो एक कॉमन आदमी को भी दे, अगर ये वॉर जो है लॉन्ग चलती है तो। क्या ये कल जो नायरा ने अचानक से दाम बढ़ाए उसका साइड इफेक्ट है? नहीं, देखिए आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बात को हमें समझना है कि जैसा मैंने अभी बोला कि जो सिचुएशन है आपको ये समझना है कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनके लिए जो उनकी लैंडिंग कॉस्ट है और जो जिस कॉस्ट पे ऊपर वो इंपोर्ट करते हैं, अगर वो बढ़ी है और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, तो अगर आप उनको ब्लीड होने देंगे तो आप ये समझे कि आप एक जो आपकी एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी थी उसको जो है आप एक लॉस मेकिंग या ब्रेक इवन की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी जो उन्होंने ये जो मेजर लिया है वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उनको जो है बेनिफिट करने के लिए ऑयल कंपनीज को। और अगर हम ये देखेंगे, और ये इसीलिए किया गया है कि जिससे कि जो कॉस्ट बढ़ी है उसका जो कहीं पे भी जो खामियाजा है वो एक कॉमन आदमी को ना भुगतना पड़े बाय वे ऑफ इंक्रीज कॉस्ट। तो मेरा पैरेलली दोनों के लिए राहत है, कंपनी के लिए भी राहत है और आम लोगों के लिए, पैरेलली दोनों के लिए राहत है, इन शॉर्ट अगर मैं समझूं तो। एब्सोल्युटली ठीक है, आ रहा हूं कपीश भाई, जल्दी से 10 सेकंड में। 2 रुपए तो इन्होंने प्रीमियम पेट्रोल पे पहले ही बढ़ा दिया, एलपीजी पे 60 रुपया बढ़ा दिया, कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ा दिया। उसके बाद 10% जो आप एक्साइज घटा रहे हैं आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और वो आपके मित्र जो है, जिस समय कांग्रेस छोड़ करके गई थी, जिस समय $145 प्रति बैरल मिल रहा था और 72 रुपए हमारे देश में तेल था, उस समय से लेकर आज तक 40 लाख। क्या वो विपक्ष के मित्र नहीं है जिनकी बात आप कर रहे हैं? क्या वो विपक्ष के मित्र हैं या नहीं है? बता दीजिए कि विपक्ष के मित्र हैं या नहीं। सुन लें, 40 लाख करोड़ रुपए का लाभ उन कंपनियों को ये दिला चुके हैं अपने मित्र। तो हकीकत है जिनका नाम लेते हैं वो जब 145 लाख करोड़ था उस वो जब विपक्ष
जहां पे अभी सत्ता में है स्टेट में, वहां जाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं। ये बताइए अगर जो ठीक है महेश जी, बताइए अगर वहां $145 मिल रहा था और बाद में 45। ठीक है, अब महेश जी, अब देखिए ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने कंपनियों को नुकसान ना हो इसकी कोशिश की है और इसीलिए एक्साइज ड्यूटी कम किया है। इसका जवाब जल्दी से चाहेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में घूम करके मैं वहीं पे आऊंगा कि ये जो अफवाह वाली स्थिति है, अगर एक्शन सरकार नहीं ले पा रही है तो ये नाकामी सरकार की भी है कि इस लेवल पे चीजें उथल पुथल हुई पड़ी हैं और एक्शंस के नाम पे 1-2 एक्शन गिना दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन प्राइवेट कंपनियों के नाम पर ये राजनीतिक रुदाली कर रहे हैं, आपको सुन के हैरानी होगी कि उनका 7% रिटेल मार्केट में कहीं हिस्सेदारी है। 93% जो है सरकारी कंपनियों का है। उसका लाभ जो, जैसे अभी आपने कहा जोगेंद्र जी के बातों पर कि भाई इसका लाभ जो है कंपनियों को भी मिल रहा है जो कहीं बिल्डिंग करने की स्थिति में आ गई थी, उनको कहीं राहत मिलेगी और कहीं जनता को राहत मिलेगी। तो इनको ये सब मालूम है। ये सारा कुछ जानते हुए भी इस तरह की माने राजनीतिक रुदाली करना, इस तरह के आपदा में ये बजाय देश के लोगों के साथ खड़े होने के बजाय ये अफवाहों को जनरेट करते हैं, ये माहौल ऐसा बना के देते हैं। अब रही बात कि अब आगे आ जाइए, और आपको मैं बताऊं कि हम कभी एक टाइम में 93%, देखिए मैं बीच में बोला नहीं हूं कपिश भाई, आपसे आप सुनिए, आप बड़े आप बड़े हैं, आप बड़े होने का परिचय दीजिए, इतना ही मैं कहूंगा आपसे। आपकी बारी आए बोलिएगा, जितना बोलना है, मैं कब मना कर रहा हूं आपको। मेरा ये कहना है कि अब देखिए सवाल ये है कि ये भी स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ। 20% इथेनॉल का जो हमने प्रोडक्शन किया, जो ईवी व्हीकल्स हमने बढ़ाए, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया, उसका परिणाम आज कहीं हम उस सासत में नहीं पड़े। जो याद करिए कि जैसे ही जो है ईरान इराक युद्ध हुआ था, लंबी लंबी लाइनें एक हफ्ते तक लगती रही और लोग जो है कई महीने तक गिरे। 27 प्रधानमंत्री के बारे में आप ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 4 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि भाई पर्याप्त भंडार है, एक उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम 27 देश के बजाय अब 42 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता की सासत में ना पड़े, इसके लिए हम 45 लाख मैट्रिक टन पेट्रोलियम की जो है अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हमें टीम इंडिया की तरह जो है काम करना होगा, उसी भावना के साथ जैसे हमने देखिए महेश जी, विपक्ष को जो बयान पिक करना था विपक्ष ने पिक कर लिया, लेकिन अब जो ये अफवाह वाली स्थिति है, अब ये इसमें इसको लेकर अभिषेक जी अफवाह का बाजार गर्म किया जाएगा। और आ रही बात की कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए ना महेश जी, एक्शन लीजिए, सरकार आपकी है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कि चेहरा चरित्र जो है, आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपका काम है अवेयरनेस लाना, कहीं कालाबाजारी नहीं, ठीक है, लेकिन अब एक्शन लीजिए ना। अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर भारत में कानून भी है। आप देखिए ना, आप उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कालाबाजारी और जमाखोरी की, सब सपा के लोग थे सर। लखनऊ में वोट लगे, पार्टी के लोग थे। एक की भी कानपुर में मिला, हापुड़ में मिला, अमरोहा में मिला सर। कारोबारी के लिए कहा, वो इसके लिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर देता हूँ, वो सब भाजपा के लोग हैं। अगर सपा के लोग नहीं होंगे तो इसी चैनल पे आके तो आप मांगिएगा या मैं मांगूंगा, लेकिन ऐसे मत कहिए। अरे साहब कैसी बात आप कर रहे हैं? रेहान जो है कानपुर में पकड़ा गया, कोई आदमी नहीं कर पाएगा। सरकार खुद इन्वॉल्व है कालाबाजारी में, हापुड़ में कालाबाजारी में सरकार खुद इन्वॉल्व है। अरे भाई कालाबाजारी हमने करी, 42 के डेट में आपको ये सिलेंडर कहीं जनता को मिल रही से बाहर क्यों किया? सड़क पे होती, जनता सड़क पे होती। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम पड़ोसी देशों को देखिए, अमेरिका में हालत क्या हो गई है। 3 गुने पेट्रोलियम बिक रहा है। आप कहाँ हैं? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये देश आपका भी है, आप इस देश में खाते पीते रहते हैं। कपिश भाई और महेश जी, आप लोग करते क्या है ये मुझे समझ में आना चाहिए। देखिए महेश जी, जो भी कर रहा है कालाबाजारी, जो भी स्टॉक कर रहा है चीजों को, टांगिए ना उसको, क्या दिक्कत है? सर टांगने की बात आप कर रहे हैं? हाँ। जो हम कर रहे हैं
वो कोई आज की डेट में आप देखिए, लगातार मैंने आपसे क्या कहा कि हम लगातार 24/7 प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है इसको लेकर। ठीक है। और हमने एस्मा लगाया हुआ है सर, कानून जो है हमारे पास उसके तहत जो एस्मा लगा के हमने पहले दिन ये प्रिकॉशन लिया। ठीक है संजय जी, जब एक्शंस लिए जा रहे हैं फिर भी आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, इन्हीं लोगों का होगा। संजय चौकर जी, आप ये देखिए, पूरी तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार अलर्ट है, 24 घंटे काम कर रही है, उसके बावजूद भी 26 दिन हो गए इस तरह के हालात देश में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप इनका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इनकी जिम्मेवारी बनती है ये सारी चीजें करने का। थैंक यू तो लोगों को बोलिए, लोगों की हालात बेचारे किस तरह के कैसे जी रहे हैं, आपको ग्राउंड की हालात पता ही नहीं है। आप महेश जी, आप जाके देखिए किस तरीके से लोग दुखी है। और मुझे लगता है कि और ये तो और भी गंभीर स्थिति है। हमारी चुनौती आज की डेट में यही है। अभी तो आप तो ये कह रहे थे कि ये चुनाव की वजह से रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमारी तो आप ये देखिए ना, हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, हम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, हमें आज की डेट में कहीं ना कहीं जनता की चिंता है। अगर हम पॉलिटिकल कारणों से ये कर रहे होते, पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक कारणों से अगर ये कर रहे होते हैं, आप सिर्फ चुनाव के लिए ही लड़ कर रहे हैं, आपको जनता की कोई फिक्र नहीं है। नहीं, तो ये आज 30 महीने से, नहीं 30 महीने से, अरे मेरे भाई 30 महीने से युद्ध चल रहा है, वहां 30 महीने से युद्ध चल रहा है। आप इसका क्या मतलब बनता है? 30 महीने से युद्ध चल रहा है, पूरा डिस्टर्ब है पूरे वर्ल्ड में। आपके पाकिस्तान जिसका आप सबसे बड़ा, जिसके आपके नहीं पाकिस्तान जो आपका कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रशंसक है, वहां पूछिएगा कि तेल की कीमत क्या हो गई है सर। आप इससे तेल की कीमत, आप बगल में पड़ोसी आपका जो मित्र है उससे पूछिए, चीन में आप पूछिए, चीन की हालात, जो हमारा पड़ोसी है ना, चीन में रेट बढ़ गए। अभिषेक जी, आप ये देखिए इससे बुरी स्थिति क्या होगी देश में कि सरकार कह रही है कि सब कुछ अवेलेबल है और उसके बावजूद भी जनता दुखी है। तो इससे बुरा जनता को भी मालूम है कि ये दुख सरकार के कारण नहीं है। अच्छा, जनता ने बनाया है ये जो युद्ध है, ये जो स्थिति और परिस्थिति बनी है, जिसके लिए आप लोग ईरान को, हमें नहीं भारत को जो है ईरान का नंबर 1 दुश्मन आप करार देने पे लगे हुए थे। जहाँ हॉर्मुज से हमारा सीप निकल रहा था, आपने हर संभव कोशिश करी कि हॉर्मुज से जो है किसी ना किसी तरह से सीप रोका जाए, भारत को बदनाम किया जाए। आपके नेता तो लगातार यही काम कर रहे हैं ना, भारत को कमजोर बता के, भारत की सेना को कमजोर बताना, भारत को कमजोर बना, भारत की अर्थनीति पे। ठीक है, संजय ने क्या कहा, क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है संजय चौकर जी, और ये क्या मतलब है? ठीक है, आपके पास कोई जवाब? संजय चक्रवर्ती हमारे पास पर्याप्त जवाब है। जनता कहीं हमें जनता का ध्यान रखना है, आपका ध्यान नहीं रखना है। देश के लोगों पे हमें वो काम नहीं करने ही आते हैं। आपका अपना भरोसा खो चुके हो। ठीक है, हम अपने भरोसे से, संजय चक्रवर्ती जी, हमारा आत्मविश्वास है कि हम इस पे भी विजय प्राप्त करेंगे। आपके लाख अफवाह और लाख दुष्प्रचार के बाद भी हम ठीक है महेश जी और संजय चौकर जी, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, बिल्कुल करिए, लेकिन जनता का ध्यान रखिए। जनता दुखी है, आप उनकी जनता, ठीक है, जनता हमारे साथ है, जनता के साथ हम हैं, आप नहीं है। आपकी दुर्दशा, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, सत्ता की बेरोजगारी आपको कहां से कहां पहुंचा गई, ये देखिए आप। अरे महेश जी, कैसी बात कर रहे हो आप? चलिए जनता देख रही है आपके जवाब को। मनमोहन सरकार ने 14 बार रेट, आखिर में यही कि कम से कम मनमोहन सरकार ने पेट्रोल, संजय चौकर जी, महेश जी, प्लीज सर, वो आपको भी पता है। ठीक है सर, मैं गिना देता हूँ ना, 2004 में आए, 2004 में 2014 का निकाल के देख लीजिए। आपने अभिषेक जी दर्शकों को दिखाइए कि मनमोहन सिंह सरकार में कितनी बार पेट्रोलियम का रेट बढ़ा, कितना था और कितना हुआ। अब देखिए ऐसे में संजय चक्रवर्ती जी और योगेंद्र जी का समय जो है वो निकल जाएगा। 10 सेकंड में जल्दी से संजय चक्रवर्ती जी, कम से कम अफवाहों को तो हवा नहीं देनी चाहिए, वो भी एक मुख्यमंत्री को। ऐसा है कि प्रधानमंत्री को अगर देश की चिंता होती, देश के आर्थिक हालातों की चिंता होती, तो अप्रैल के महीने में 14 जो है रैली और 14 जो है रोड शो उन्होंने पश्चिम बंगाल को दिए हैं। अप्रैल के महीने में केवल। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको चुनाव की चिंता है।
इससे चुनाव की प्रचार करती है। चलिए ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था, आप उसको बोल करके कहीं और ले गए। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।